हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिना कोई देरी किए मैं आपको ले चलता हूँ आज के टॉपिक पर, जिसका शीर्षक है सजीव निर्जीव, उसका परिचय, अंतर और लक्षण। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, रोज़मर्रा हम देखते हैं हमारे आसपास कई प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देखते भी हैं। वो निर्जीव भी है और सजीव भी है। अब इसमें अंतर करने का कुछ आधार होता है। उस आधार के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो लीजिए चलते हैं हम। सजीव और निर्जीव, आज इसके बारे में ही आपको परिचित कराया जाएगा। इसका छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे आसपास रोज़मर्रा के जीवन में हम अनेक प्रकार की वस्तुएं और चीज़ों को देखते हैं। उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अनुभूति का मतलब है हम उसको स्पर्श करके देख सकते हैं कि ये इसका आकार किस प्रकार का है, गोल है, राउंड है, टेढ़ा है, मेढ़ा है। ये सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती है। आमतौर पर दोनों में अंतर करने के लिए हम कहते हैं कि जिसमें जीवन होता है वो सजीव है और जिसमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव है। अब सजीव कौन कौन से हो सकते हैं? सजीव जैसे आप और मैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल में रहने वाले जीव, नभ में रहने वाले जीव, और इवन जो बैक्टीरिया है, जीवाणु बोलते हैं जिसको हम, वो भी जीवित श्रेणी में आते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें जीवन नहीं होता है, उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, अलमारी, बक्सा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप और मैं अच्छे से जानते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करें? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे? क्योंकि सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ठोस कारण चाहिए या ठोस कारक चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को अलग अलग डिफ्रेंशिएट या उनमें अंतर कर सकते हैं? जैसे कि पहला हम लेते हैं आधार, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन जिसको हम सेल कहते हैं। सेल का मीनिंग होता है कोसा, एक छोटा कमरा। दोनों में अंतर कैसे होगा? इस कोशिका संगठन के आधार पर एक कोशिकीय जो जीव होता है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, जिसकी बात हम सजीव की बात कर रहे हैं। तो सजीव को हम डिफरेंशिएट दो चीज़ों में कर सकते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक वो जीव होते हैं जिनके सारे क्रियाकलाप मात्र एक कोशिका के द्वारा ही होते हैं। अब जैसे एक कोशिका का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ तो एक कोशिकीय जो जंतु होता है उसको हम सभी जानते हैं, वो है अमीबा। अमीबा। बहुकोशिकीय जीव में विकसित जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी बहुकोशिकीय में आते हैं। आप और मैं, प्राणी, कोई भी जानवर है, कोई भी जीव जंतु हैं, वो सारे बहुकोशिकीय में होते हैं। बात हम निर्जीव की करें तो निर्जीव के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। यह है कोशिकीय संगठन के आधार पर दोनों में अंतर कि सजीवों के अंदर कोशिका संगठन मौजूद होता है और इसके अंदर, निर्जीव के अंदर, कोशिकाएं नहीं पाई जाती। छोटी सी जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं तो मकान का जो सबसे पहले जो आधार होता है उसका एक ईंट होती है, उसकी वो
शुरुआती इकाई होती है। इसी प्रकार से जीव की जगत की जो इकाई होती है वो होती है इसकी कोशिका। कोशिका को हम जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। ये सजीवों के जीवन का आधार होती है। बात करें कि सबसे पहले कोशिकाओं को किसने खोजा, किसी ने को तो इसकी जानकारी हुई होगी। तो इसको सबसे पहले इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को डिस्कवर किया, यानी इसकी खोज करी। अब इन्होंने जो खोज करी कोशिका की, वो एक कॉर्क निर्जीव कोशिका की खोज करी। आगे चलते हैं, दोनों में दूसरा क्या आधार हो सकता है दोनों में अंतर करने का। तो दूसरा जो आधार है वो है इसकी वयता। वयता का मतलब होता है एजिंग। कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है जिसने जीवन लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जीवन और मृत्यु तक आने में उसको विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न चरणों को पार करना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। शरीर में परिवर्तन होते हैं। शुरुआत में कोई भी जीव होता है वो भ्रूण की अवस्था में होता है। उसके बाद में जब वो गर्भ से बाहर आता है तो वो शिशु की अवस्था में होता है। उसके बाद में वो बचपन में आता है, बाल्यकाल अवस्था होती है उसकी। उसके बाद में उसकी किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था के बाद में उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद में वृद्ध अवस्था होती है। इस प्रकार से उसके जीवन में जीवन चक्र चलता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि उसमें धीरे धीरे उसके शरीर की जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है कार्य प्रणाली में। लेकिन जब हम निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी अवस्था में और स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो एज सच जैसे हम उनको देखते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी हम उनको देखेंगे तो हमें ऐसी की ऐसी नज़र आती है। उनकी अवस्था में रंग रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता। अब तीसरा जो आधार है वो होता है पोषण। कोई भी जीव को अपने आप को पर्यावरण में स्थिर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसको पोषण की जरूर आवश्यकता होती है। अब पोषण के रूप में वो क्या ग्रहण करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। भोजन से उसको शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से उसके शरीर में वृद्धि और विकास होगा। तो इस आधार पर, पोषण के आधार पर भी हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। यानी कि सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और निर्जीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते। भोजन ग्रहण करने का भी जो तरीका है वो पेड़ पौधों में और जो प्राणी जगत है दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। पेड़ पौधों में जो पोषण होता है वो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो पौधों में होती है। इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं।
जबकि जो निर्जीव हैं वो किसी भी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं करते। अब नेक्स्ट जो अंतर है इनमें, अंतर का आधार है वो है गति। सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते। गति करने का मतलब है उनमें मूवमेंट होती है। जैसे कोई भी पशु या पक्षी है वो चल के अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अंगों को हिला सकते हैं, शारीरिक जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर उनकी गति देखी और जा सकती है। जबकि निर्जीव जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। सपोज करो जैसे कोई भी चीज़ मेरे हाथ में है, उसको मैंने एक जगह जहाँ रख दिया, वो जब तक कोई इसको वहाँ से हटाएगा नहीं तब तक वो वहीं रहती है। नेक्स्ट है, इनमें अंतर का आधार है वृद्धि। सजीव में जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है, उनके शारीरिक वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव के अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। निर्जीव ने जो जिस प्रकार एक बार जो आकार प्राप्त कर लिया वही उसका आकार रहता है, उसके आकार में और उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, सजीव और निर्जीव में अंतर करने का आधार है जनन। कोई भी जीव जंतु है वो अपनी संतान उत्पन्न करेगा, अपनी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए उसको संतान उत्पन्न करना पड़ेगा। सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। संतान उत्पन्न करने का तरीका है प्रजनन या जनन। प्रजनन और जनन प्रक्रिया निर्जीव में बिल्कुल भी नहीं होती है। वो किसी भी प्रकार का प्रजनन और जनन नहीं करते, यानी वो अपने समान कोई संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। नेक्स्ट है श्वसन। सजीव श्वसन करते हैं और निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। श्वसन करने का मतलब है सजीव अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जिसको हम उपापचय गतिविधि बोलते हैं, कार्य प्रणाली बोलते हैं, उसके लिए उनको श्वसन करना जरूरी होता है। चूँकि निर्जीव में किसी भी प्रकार की उपापचय की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए वो श्वसन प्रक्रिया उनमें नहीं होती। उत्सर्जन। हमारे शरीर में कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उन अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जन अंग भी होते हैं। वो उत्सर्जन अंगों के माध्यम से जो उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जी अंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो होते हैं वृक्क, जिसको हम गुर्दे या किडनी भी कहते हैं। हमारी त्वचा से भी स्वेद पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ ही निकलते हैं। निर्जीव में किसी भी प्रकार के उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, इसलिए उत्सर्जन होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अनुक्रिया। कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी होता है, वो अपने वातावरण और पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया अनुक्रिया जरूर करता है। जैसे ठंड है, गर्मी है, बारिश है, या उसका हम स्पर्श करते हैं तो भी वो उस स्पर्श के प्रति, गर्मी के प्रति, ठंड के प्रति, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील होकर अनुक्रिया या प्रतिक्रिया जरूर करता है।
निर्जीवों के अंदर किसी भी प्रकार की अनुक्रिया प्रतिक्रिया नहीं देखी जाती। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, उसको, जो निर्जीव वस्तु है उसको हमने एक जगह रखा हुआ है, उसको आप कुछ भी स्पर्श करो, कुछ भी करो, वो किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। पौधों की बात हम करते हैं तो पौधों के अंदर एक पौधा होता है माइमोसा पुडिका, जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं। यह शर्मीला पौधा होता है। इसको टच करने से ये अपनी पत्तियों को ड्रॉप कर देता है। पत्तियों को ड्रॉप का मतलब पत्तियों को शिथिल कर देता है, और कुछ समय बाद वापस वो पत्तियां अपने रीशेप में या पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। तो ये अनुक्रिया है जो ये माइमोसा पुडिका छुई मुई का पौधा करता है जब हम उसको स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे अनुक्रियाएं, प्रतिक्रिया की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो साफ और स्वच्छ पानी में रहता है। जब उस पानी को हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, यानी हल्का सा जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो तेजी से गमन करता है, यानी वो गर्म पानी के प्रति अपनी अनुक्रिया को दर्शाता है। ऐसे हमारे आसपास बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसके द्वारा हम ये आसानी से अंतर कर सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। नेक्स्ट है जीवन काल। सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, और निर्जीवों में ऐसे जीवन काल कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि एक बार वस्तु को हमने बना दिया, मोल्ड कर दिया, उसको कोई शेप दे दी, तो वो जिंदगी भर वो उसी शेप में रहती है। न वो छोटी होती है, न बड़ी होती है, न उसमें वृद्धि होती है, न उसमें विकास होता है। जबकि जीव जंतु होते हैं, वो एक निश्चित समय के बाद में उनकी मृत्यु होती है। सजीवों एवं निर्जीवों में पाए जाने वाले लक्षण, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सजीवों और निर्जीवों में पाई जाती है। अंतर हमने पिछले पेज पे देखा और समझा। हम देखते हैं कि जीवित प्राणी, जिसको हम सजीव कहते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ जिसको हम कोशिका कहते हैं, से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सजीवों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचय से गुजरते हैं। उपापचय दो प्रकार से होता है, उपचय और अपचय। ये दोनों प्रक्रिया मिलकर उपापचय को डिफाइन करती है। ये प्रत्येक सजीव के अंदर उपापचय की गतिविधि होने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और शरीर में जो दैनिक ज़रूरतों की जो चीज़ें होती है वो संपूर्ण गतिविधियाँ इसी के द्वारा होती है। शरीर की वृद्धि, शरीर में श्वसन, पाचन, उसके लिए उपापचय एक्टिविटी ज़रूरी है। प्रजनन के माध्यम से अपनी प्रजाति को उत्पन्न करते हैं। बिना प्रजनन के कोई भी जीव अपनी प्रजाति या अपनी संतति को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो जो जीवित जीव हैं वो प्रजनन के माध्यम से अपनी संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को मेंटेन रखते हैं। कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके माध्यम से जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंग होते हैं, जैसा कि
पिछले पेज में हमने डिस्कस किया था। प्रत्येक प्राणी के अंदर उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंगों की ज़रूरत होती है, उसी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अब उत्सर्जित पदार्थ होते कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अलग अलग प्राणियों के अंदर उत्सर्जन अंग अलग अलग हैं और उत्सर्जन अंगों से जो उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जल में रहने वाले जीव किसका उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का। इसलिए उन जीवों को हम अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। जैसे मछली, जलीय जीव जो भी जल में रहते हैं वो सारे के सारे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हम उनको अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। मनुष्य मानव है और प्राणी हैं जो थल पर रहते हैं, और भी जो जीव जंतु हैं जो थल पर निवास करते हैं, वो अपने शरीर से किस प्रकार के उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालते हैं? वो निकालते हैं यूरिया। मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया, इसलिए मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी है। पक्षियों की बात करें, पक्षी और सरीसृप मीन्स रेप्टाइल्स किसका उत्सर्जन करते हैं? रेप्टाइल्स उत्सर्जन करते हैं यूरिक एसिड्स का। यूरिक एसिड एक उत्सर्जी पदार्थ है जो पक्षी और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप निकालते हैं। इस प्रकार से उत्सर्जन अंगों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर ये शरीर में बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनको हम शरीर में ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते, रखना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। द संपूर्ण प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अपने आसपास की उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। कोई भी जीव है, प्राणी है, वो अपने पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वो अपने आसपास के पर्यावरण में जो भी सर्दी है, गर्मी है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो उसके प्रति उत्तेजना, अनुक्रियाएं और संवेदनाएं दिखाते हैं, संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, इसके विपरीत अब हम निर्जीव की बात करें। वो तो जो बात थी वो सजीवों की थी। अब निर्जीव में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम इनको सजीव से अलग करते हैं? निर्जीव चीज़ें, पहला तो है जीवित नहीं होती है। हालांकि ये चीज़ जरूर है कि उनका अस्तित्व पृथ्वी पर तब से मौजूद है जब से पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व रहा है। पृथ्वी पर तब से मौजूद हैं जब से पृथ्वी बनी है, लेकिन वे सभी क्रियाएं जो सजीवों में होती है, जैसे पोषण, गति, प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन, अनुक्रिया, अनुकूलन, इन सभी चीज़ों का निर्जीवों में अभाव रहता है। निर्जीव वस्तुएं मरती नहीं हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि निर्जीव वस्तुएं कभी मरती नहीं हैं। वो अपने आकार को, अपनी आकृति को बनाए रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य दबाव नहीं लगे।
इनका निश्चित जीवन काल नहीं होता है। अगर इनको निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव चीज़ों को अगर हम अच्छे से रखते हैं तो सालों साल कुछ नहीं बिगड़ता है। यानी इनका जीवन काल बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। कोई बाहरी ताकत ही उनको नष्ट कर सकती है। अगर बाहर से हम कोई इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या ताकत लगाते हैं तो हम इसके स्वरूप को हम बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो साथियों, ये था सजीव और निर्जीव में अंतर, और इन दोनों में जो आधार है अंतर करने का उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर इनमें अंतर किया जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई। आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी, और आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एसएससी है, रीट है और भी अनेक प्रकार की भर्तियां हैं, उसके अंदर ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।